हेलो 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 चैंपियंस, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। तो स्वागत है आपका पराक्रम बैच में अपना पराक्रम दिखाने के लिए। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बच्चा लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 का मतलब क्या हुआ कि लेक्चर नंबर 1 हम पहले ही कर चुके हैं और हमने यहां पे बेसिक बातों को समझा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 10 तो नहीं आएंगे, 12 से 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कैसे? इस पे क्वेश्चन गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। थोड़ा बहुत रेडॉक्स से जोड़ के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा बहुत नॉर्मेलिटी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से जोड़ के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने क्या समझ लिया था भाई, पहले इसकी चर्चा करेंगे। पहले पुरानी बात फिर नई बात। तो हमने समझा था कि भैया गैल्वेनिक सेल क्या होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, सेल का बेसिक मतलब क्या है, और गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल कहां से आता है, कैसे एक रेडॉक्स केमिकल चेंज, एक रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज किसी भी डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस करने के काम आ सकता है। और उसी को तो हम बोलते हैं सेल, जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में बदल दे। तो अब आगे की बात समझेंगे। आज बात समझेंगे भैया सेल पोटेंशियल क्या होता है। देखना, आई थिंक सेल की वर्किंग सबने समझी है। नहीं समझी तो मैं एक बार छोटा सा जल्दी से एक क्विक रिवीजन देता हूं। सेल में हम 2 कंपार्टमेंट लेते थे, याद है? हाँ सर, 2 कंपार्टमेंट तो बना लिए। अब इस 2 कंपार्टमेंट के अंदर 2 रॉड डालते थे। सर रॉड क्यों डाल रहे? क्योंकि भैया इसी की सरफेस पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा। एक रॉड को कैथोड और एक रॉड को एनोड बोलेंगे। एक को कैथोड और एक को एनोड बोलेंगे। चलो, लेफ्ट वाले को हमने कैथोड, लेफ्ट वाले को एनोड और राइट वाले को कैथोड बोल दिया। ये एक एक्सटर्नल सर्किट, जैसे बल्ब, ट्यूब, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। बैटरी का मतलब बैटरी के 2 टर्मिनल तुमने किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में लगा दिए। हमने यहां पे गैल्वेनोमीटर चिपका दिया है ताकि हम कह सकें ये एक्सटर्नल सर्किट है, करंट मेजर कर सकें। एनोड पे मान लो जिंक है अपने ही आयंस में, और कैथोड पे मान लो कॉपर है अपने ही सॉल्यूशंस में। तो एनोड पे क्या होता है भाई? एनोड पे होता है सर जी ऑक्सीडेशन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक की रॉड से चीजें ऑक्सीडाइज होंगी और ऑक्सीडाइज होके आयन सॉल्यूशन में जाएगा, जिसके से रॉड पे आएगा नेगेटिव चार्ज, रॉड की सरफेस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में आएगा एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, राइट? इसी तरह कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे सर जी कॉपर का रिडक्शन होगा और कॉपर का रिडक्शन होके बनेगा कॉपर। कॉपर आयन से बन जाएगा कॉपर मेटल। और यहां पे क्योंकि रिडक्शन के लिए से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से घूम के आते हैं, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ आयंस। बहुत सारे आयन सोल्यूशन से उठ उठ के आने लगेंगे, तो सोल्यूशन में बचेगा एक्स्ट्रा नेगेटिव। एक डबल लेयर यहां बनी, एक पोटेंशियल यहां आएगा, एक डबल लेयर यहां बनी, एक पोटेंशियल यहां पे आएगा। यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, इसको हम एनोडिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा बिकॉज ऑफ रिडक्शन, तो रिडक्शन वाले को हम बोल सकते हैं कैथोडिक पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं? कैथोडिक पोटेंशियल। ठीक है सर, इतना समझ में आया था ना सबको? सबको इतना समझ में आया था ना? गुड मॉर्निंग रोशन, क्या हाल चाल है? तो अभी हम लोग बात करें जो हमने पिछली क्लास में सेल का काम समझा था कि सेल कैसे काम करती है, पहले उसको समझेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है भाई, ठीक है, और एक सॉल्ट ब्रिज जोड़ देते थे, एक पुल बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकने लगेगा और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन को आने से रोकने लगेगा। तो सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं जिससे हम सॉल्यूशन को ओवरऑल न्यूट्रल बना सकें, सॉल्यूशन को ओवरऑल न्यूट्रल बना सकें। तो सॉल्ट ब्रिज का जो भी निगेटिव आयन है वो इधर आएगा, सॉल्ट ब्रिज का जो भी पॉजिटिव आयन है वो इधर आएगा, ताकि वो सॉल्यूशन को ओवरऑल न्यूट्रल बना सके। सॉल्यूशन को ओवरऑल क्या बना सके? न्यूट्रल, राइट? न्यूट्रल क्यों बनाना है? क्योंकि यहां का जो पॉजिटिव, एक्स्ट्रा पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा और यहां का एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा, इसलिए सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाना है।
इसका रिप्रेजेंटेशन समझ लिया था। एनोड सर हमारा लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है, एनोड कैथोड के बीच में सॉल्ट ब्रिज, और कैथोड हमारा राइट साइड में दिखाया जाता है। कैथोड हमारा राइट साइड में दिखाया जाता है। नहीं रोशन, केमिस्ट्री क्लास 3 दिन होती है वीक में 3 दिन होती है केमिस्ट्री क्लास, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। क्लासेस का टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा है बेटा। देखो, एक तो क्लासेस का वीकली टाइम टेबल यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा हर दिन का टाइम टेबल टेलीग्राम चैनल पे आता है। तो अगर तुम्हें टाइम टेबल को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो एक बार मॉर्निंग में एक सिंगल लिंक आता है, एक सिंगल पोस्ट आता है जिसमें सारे उस दिन के शेड्यूल लिखे होते हैं कि किस किस बैच की कौन कौन सी क्लास है। ड्रॉपर की क्लास चाहिए या 12th के पोर्शन की क्लास चाहिए तो पराक्रम बैच, एंड अगर 11 के पोर्शन की क्लास चाहिए तो प्रारंभ बैच। तो दो तुम्हें क्लास मिल सकती हैं एक साथ अगर तुम पैरेलली 11th और 12th तैयार करना चाहते हो। प्रारंभ में 11 के टॉपिक रहेंगे, पराक्रम में 12 के टॉपिक रहेंगे, ठीक है। इट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे केमिस्ट्री की क्लास बच्चा है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, क्लियर। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे को नहीं हुई थी इस बार फॉर सम रीजन, वरना वीक में 3 दिन रहती है। और जिस दिन केमिस्ट्री में 12th की क्लास मॉर्निंग में चलती है, ड्रॉपर की क्लास मॉर्निंग में चलती है, उसी दिन शाम को 4 बजे 11 के टॉपिक होते हैं। उसी दिन शाम को 4 बजे 11 के टॉपिक होते हैं। तो बच्चे ये हमारा हुआ सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 1 में समझी थी और इसको बहुत ज्यादा फिजिक्स से रिलेट किया था, राइट। इसको हमने सेल से, कैपेसिटर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, बहुत सारी फिजिक्स के पैरामीटर से इस बात को रिलेट किया था, करंट की डायरेक्शन भी समझी थी। अब देखो सेल के पोटेंशियल का मतलब क्या है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पे एक रजिस्टर लगा है, राइट, और तुमने एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की? 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो एक बैटरी बच्चे जो हमें पोटेंशियल देता है, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, बैटरी से जो पोटेंशियल मिलता है उसी को हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और टर्मिनल वोल्टेज, हालांकि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में थोड़ा बहुत अंतर है, बट आइडियली हम टर्मिनल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सेम मानते हैं। अब इसमें फिजिक्स में एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। वो पूछते हैं कि बच्चे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। बच्चों को लगता है ये फोर्स है, ना 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 ना, ये फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है। ये क्या है? वोल्टेज। ये सबके सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेल से मिलने वाला वोल्टेज। अगर सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसा कुछ बच्चे फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो अगर सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो टर्मिनल वोल्टेज और EMF थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। डायमेंशनलेस कैसे? टर्मिनल वोल्टेज और EMF अलग होता है, बट आइडियली हम मान रहे हैं ये सब सेम है। आइडियली हम मान रहे हैं कि सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होता है उसी को हम सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल कह देते हैं। उसी को हम सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल कह देते हैं, ठीक है बात। सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल कह देते हैं। डायमेंशन बच्चे डायमेंशनलेस कैसे होगा? डायमेंशनलेस कैसे होगा? देखो वोल्ट है ना, वोल्ट, वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम, कूलाम का मतलब जूल पर एम्पियर सेकेंड। अब जूल की डायमेंशन ml/t-2, राइट। जूल की डायमेंशन ml/t-2, एम्पियर की डायमेंशन एम्पियर, सेकेंड की डायमेंशन टाइम, हाँ एम्पियर में। वेरी गुड वेरी गुड, जूल पर एम्पियर सेकेंड से आ जाएगा, जूल पर एम्पियर सेकेंड। अब जरा समझो, बहुत आसान कहानी है। इसको थोड़ा सा जूम करो, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, 10x 16x जूम करते हैं। 16x जूम करेंगे तो देखो ये टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल एनोड है। कैथोड एनोड पे अपनी कहानी है, जरा ध्यान से देखो। कैथोड का पॉजिटिव कनेक्टेड है बाहर वाले सर्किट से, कैथोड का पॉजिटिव कनेक्टेड है बाहर वाले सर्किट से, और कैथोड के पॉजिटिव के बगल में एक एनोड है, नेगेटिव है। ध्यान से देखना है, कैथोड का पॉजिटिव कनेक्टेड है बाहर वाले सर्किट से और कैथोड के पॉजिटिव के पास एक नेगेटिव है, यानी कैथोड का पॉजिटिव कनेक्टेड है
बाहर वाले सर्किट से ये एक्सटर्नल सर्किट, और इसके पास अपना एक नेगेटिव है। ये पोटेंशियल कहला रहा है कैथोडिक पोटेंशियल जो आ रहा है बिकॉज ऑफ रिडक्शन, बिकॉज ऑफ रिडक्शन। ध्यान से समझना, इधर आओ, एनोड वाले को जूम करो तो एनोड का नेगेटिव कनेक्टेड है बाहर वाले सर्किट से, और एनोड के पास भी नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव लेयर, तभी तो वोल्टेज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव लेयर तभी तो वोल्टेज आएगा। तो एनोड का नेगेटिव कनेक्टेड है बाहर वाले सर्किट से, और एनोड के पास भी एक पॉजिटिव है। देख लो, नेगेटिव कनेक्टेड है बाहर वाले सर्किट से और नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव, पॉजिटिव कनेक्टेड है बाहर वाले सर्किट से और पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव। इसीलिए ये बात डायग्राम फिर से दिखाया। और ये जो एनोड और कैथोड के नेगेटिव और पॉजिटिव है, कैथोड का नेगेटिव सॉल्ट ब्रिज से होता हुआ एनोड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये बैटरी के अंदर का पार्ट है। ये क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है सॉल्ट ब्रिज। यहां पे पोटेंशियल आया एनोड का ऑक्सीडेशन, यहां पे पोटेंशियल आया एनोड का ऑक्सीडेशन। अब जरा कान खोल के ध्यान से बहुत बात सुनना, जब तुम बैटरी दिखाते हो तो यहां पे गैप दिखाते हो, एक्चुअल में गैप नहीं है, क्या है सॉल्ट ब्रिज है। एक्चुअल में गैप नहीं है, सॉल्ट ब्रिज है। और तुम कह सकते हो सेल हमेशा एनोड और कैथोड को जोड़ के बनती है, सेल हमेशा एनोड और कैथोड को जोड़ के बनती है। देख सकते हो सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इसके अंदर भी एक छोटे छोटे दो सेल बन रहे हैं, छोटे छोटे दो सेल बन रहे हैं, और ये हमारा पूरा ओवरऑल सेल है। तो फिर से फिजिक्स की बात कर लेते हैं यार थोड़ी सी। मैंने पहले भी बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिजिक्स की बात बार बार करूंगा मैं। फिजिक्स की बात ये हो जाती है कि भैया जो सेल का नेट वोल्टेज है, तो दो बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी है। यहां पे ध्यान से देखोगे तो दो बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी है, तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू कैथोड का पोटेंशियल प्लस एनोड का पोटेंशियल, कैथोड का पोटेंशियल प्लस एनोड का पोटेंशियल। आई बात समझ में, कैथोड प्लस एनोड का पोटेंशियल। अब एक डाउट क्रिएट होगा कि सर जी एनसीईआरटी में फॉर्मूला जो हमने अगर पढ़ा है पहले चैप्टर, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कैथोड माइनस एनोड, हमने फॉर्मूला हमेशा से पढ़ा है कैथोड माइनस एनोड, और यहां पे हमने लिखा है कैथोड प्लस एनोड। ऐसा क्यों? अब इसको समझते हैं। पहले ये समझना कि ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, ये बात समझ में आ गई कि सेल का वोल्टेज एक्चुअल में एनोड प्लस कैथोड का वोल्टेज है, या ये कह लो सेल हमेशा एनोड और कैथोड के कॉम्बिनेशन है, तो उसका वोल्टेज भी एनोड और कैथोड का कॉम्बिनेशन। अब समझो, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं लेकिन उस फॉर्मूले के बाद भी गलती करते हैं। सेल पोटेंशियल बराबर कैथोड का पोटेंशियल प्लस एनोड का पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन कैथोड पे जो आ रहा है वो रिडक्शन की वजह से आ रहा है, एनोड पे जो आ रहा है वो ऑक्सीडेशन की वजह से आ रहा है। यानी यहां जो पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन का होगा, यहां जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन का होगा। ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है। मैं तो हमेशा मतलब खुद इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं, लेकिन क्योंकि तुम मॉड्यूल में, तुम बुक में, तुम अलग अलग जगह पे अलग फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसको समझाता हूं। किसी भी पेयर के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उल्टे होते हैं, राइट। तो अगर मैं एनोड की जगह फॉर्मूला बदलना चाहूं तो फॉर्मूला बदल के लिख सकता हूं सेल पोटेंशियल बराबर कैथोड वाला रिडक्शन, एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन की जगह में लिख सकता हूं माइनस एनोड रिडक्शन। तो ये वो फॉर्मूला है जो बुक्स में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और जो बच्चे हमेशा यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तुम इस फॉर्मूले का यूज करो। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल, यही तो मेन बात है रोशन, यही मेन बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें कोई भी फॉर्मूला अच्छा लगे तुम यूज करो। हम भी इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे। बस हमें यह बात समझनी है कि अगर हम कैथोड माइनस एनोड यूज करें तो रिडक्शन के होंगे दोनों, अगर हम कैथोड माइनस एनोड यूज करें तो दोनों पोटेंशियल रिडक्शन के होंगे। तुम इस फॉर्मूले को और भी बदल सकते हो, ये बेसिक फॉर्मूला है, बस इतना याद रखो, कैथोड प्लस एनोड। फॉर्मूला बदल दिया इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस बदल गई, प्रोसेस वही होगी, बस हमने सिंबल बदल दिया। कैथोड के रिडक्शन को लिख सकते हैं माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन, और एनोड को वैसे ही रहने दो। ये भी एक तरीका है इस फॉर्मूले को लिखने का, दोनों पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिख दिया। और एक और तरीका क्या है,
कैथोड के रिडक्शन को कैथोड का ऑक्सीडेशन बदल दिया, साइन आगे नेगेटिव लगा दिया, और एनोड के ऑक्सीडेशन को एनोड में रिडक्शन वाला लिख दिया। तो ये चार तरीके हैं सेल पोटेंशियल को समझने के, चार तरीके हैं। ये हमारे कंट्रोल में कि हम कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करते हैं। कोई भी एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, लेकिन जो भी फॉर्मूला याद रख रहे हो ये जरूर याद रखो कि उसमें कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल है। रोशन, जो तुमने बड़ा माइनस छोटा बोला ना, उसमें बस एक छोटी सी बात है कि वो सिर्फ गैल्वेनिक सेल के लिए वैलिड है। अगर सेल बना के दे दी तो इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो सकती है, गैल्वेनिक भी। फिर बड़ा माइनस छोटा नहीं करेंगे, कैथोड माइनस एनोड करेंगे। कैथोड माइनस एनोड, या ये समझ लो जहां पे रिडक्शन हो रहा है माइनस जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो सेम रिलेशन तुम ई नॉट के लिए भी यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड वैल्यू में यहां हाफ पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड रखेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू में हाफ पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड रखेंगे। अब देखो, मान लो बच्चों मैं तुम्हें एक सेल दूं, जिंक ZnSO4 CuSO4 कॉपर, और मैं तुम्हें ई नॉट वैल्यू दे दूं जिंक +2, ये है हमारी 0.76 वोल्ट, एंड कॉपर +2 ये है हमारा -0.34 वोल्ट। और तुम्हें फाइंड करना है सेल पोटेंशियल। तुम्हें क्या फाइंड करना है? सेल पोटेंशियल। तो जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? अब ध्यान से समझना कि हमें यहां पे ये दिया है एनोड, कैसे पता? सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट वाला एनोड, और ये दिया हुआ है कैथोड, है ना? चाहो तो एक बार पहले ट्राई कर लो क्वेश्चन खुद से, चाहो तो एक बार पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये जो एनोड का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पहले लिखा है यानी ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रोड पहले लिखा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग। देखो ये सारी जो छोटे छोटे थॉट्स है ना, इनको डेवलप करो तो कभी भी तुम क्वेश्चन में प्लस माइनस की गलती नहीं करोगे। वरना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है जहां पे प्लस माइनस की गलतियां बहुत होती हैं। मैं तुम्हें गिन गिन के बता सकता हूं तुम कहां पे क्या क्या गलती करोगे, बोल दूंगा कि इस क्वेश्चन में गलती करोगे, फिर भी वो गलती कर दोगे। तो इसलिए ध्यान रखो, थॉट प्रोसेस डेवलप करना, हमें सीधे आंसर नहीं निकालना है। पहला हम आइडेंटिफाई करेंगे एनोड कैथोड क्वेश्चन ने दिया है या नहीं दिया है। दिया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, नहीं दिया तो गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस के अकॉर्डिंग जाएंगे। दूसरी बात, जो भी हमें पोटेंशियल दिया है वो हाफ सेल का है तो ऑक्सीडेशन वाला है या रिडक्शन वाला दिया है, और अगर वो पूरी सेल का तो सेल का है। तीसरी बात, अब हम सोचेंगे हम कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। क्या हम कैथोड माइनस एनोड लगाना चाहते हैं या फिर हम कैथोड प्लस एनोड लगाना चाहते हैं? एक बार मैं तुम्हें दोनों फॉर्मूलों से दिखा दे रहा हूं, सेम आंसर आएगा। दोनों फॉर्मूलों से दिखा रहा हूं, सेम आंसर आएगा, वरना हर बार हम यही वाला कर लेंगे क्योंकि बुक यही करवाती है। मेरा पर्सनल फेवरेट तो ये वाला, लेकिन बुक में यही चलता तो मैं यही करेंगे। अगर तुम ये वाला यूज करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों रिडक्शन होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। दोनों के दोनों रिडक्शन या रिड्यूसिंग पोटेंशियल है। यहां पे प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैथोड वाला रिड्यूसिंग, एनोड वाला ऑक्सीडाइजिंग। तो ये डिसाइड करने के बाद अब वैल्यू रखेंगे। कैथोड का रिडक्शन, कैथोड क्या है? कॉपर, कॉपर का दिया क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन दिया है, रिड्यूसिंग चाहिए तो इसको साइन बदल दो, माइनस से बन जाएगा प्लस। तो कैथोड वाले की जगह रखा प्लस 0.34। ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से देखना, माइनस जो फॉर्मूले वाला है वो माइनस आएगा। एनोड पे चाहिए रिडक्शन, एनोड पे क्या दिया? ऑक्सीडेशन। क्या दिया? ऑक्सीडेशन। तो इसको भी साइन बदल के रखेंगे। दिया क्या है वो आइडेंटिफाई करो, चाहिए क्या वो आइडेंटिफाई करो, साइन बदलना है बदलो, नहीं बदलना ना बदलो। आंसर आ गया 1.10 वोल्ट, आंसर आ गया 1.10 वोल्ट। अगला तरीका समझो, अगर ये लगाते कैथोड प्लस एनोड, कैथोड के लिए चाहिए रिडक्शन, कैथोड है कॉपर का, कॉपर के लिए चाहिए रिडक्शन, दिया ऑक्सीडेशन, माइनस वाले का साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 0.34। प्लस फॉर्मूले का एज इट इज, जो फॉर्मूले का प्लस एज इट इज। एनोड का चाहिए ऑक्सीडेशन, एनोड का ऑक्सीडेशन चाहिए, ऑक्सीडेशन ही दिया है,
यानी यहां पे बिना साइन बदले 0.76 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो भी आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। फॉर्मूला कोई सा भी लगाओ आंसर सेम ही आएगा। बस जो भी फॉर्मूले को तुम पकड़ रहे हो उससे लाइफ टाइम के लिए पकड़ जाओ और उस फॉर्मूले में वैल्यू रखते समय हमेशा क्वेश्चन को देख के डिसाइड कर लो कि साइन बदल के रखना है या बिना साइन बदले रखना है। कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रोड पहले लिखा है तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, एनोडिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड बाद में लिखा है तो कैथोडिक या रिड्यूसिंग पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड बाद में लिखा है तो कैथोडिक या रिड्यूसिंग पोटेंशियल है। एक और एग्जांपल करवाता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन ट्राई करो, तुम्हें खुद करना है। चलो इस सेल का पोटेंशियल निकालो। इस सेल का पोटेंशियल निकालेंगे सब लोग, सारे बच्चे इस सेल का पोटेंशियल निकालेंगे। फटाफट इस सेल का पोटेंशियल निकाल के बताओ कितना आएगा। और ये ध्यान रखना कि अगर तुम साइन की गलती करके गलत आंसर निकालते हो वो आंसर ऑप्शन में जरूर दिया होगा। अगर तुम साइन की गलती करके गलत आंसर निकालते हो तो वो आंसर ऑप्शन में जरूर दिया होगा। तो फटाफट सारे बच्चे इसका आंसर निकालेंगे कि क्या आंसर आने वाला है भाई, क्या आंसर आने वाला है। कर पाए? कर पाए? देखो तरीका वही, ये एनोड सेल बना के दी है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनोड कैथोड, सेल बना के दी है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनोड और कैथोड। ये जो पोटेंशियल दिया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड सबसे बाद में लिखा है तो ये रिडक्शन फॉर्मेट का पोटेंशियल दिया है। रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, सारी बातें हम, हाँ रोशन आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक बार फाइनल करो आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोड से ही हमेशा डिसाइड करो कि वो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रोड पहले दिखाए यानी ये ऑक्सीडेशन है। वैल्यू को फाइंड करो कि वो ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। अब जो सेल पोटेंशियल होता है फॉर्मूला कौन सा ले रहे हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बोथ इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन, बोथ इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन, राइट, बोथ इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन। इसी चीज के लिए जब तुमने रोशन फॉर्मूला लिखा था तो मैंने कुछ बोला था। देखो कैथोड कौन सा है, कैथोड भैया आयरन का है, आयरन का रिडक्शन चाहिए, दिया कौन सा है ऑक्सीडेशन, तो आयरन वाले का साइन बदलेंगे, आयरन वाले का साइन बदलेंगे, बदल दिया, समझ में आई बात, आयरन वाले का साइन बदलना था बदल दिया। माइनस माइनस एन माइनस फॉर्मूले का आया, ये फॉर्मूले का है, एनोड का रिडक्शन चाहिए, एनोड क्या दिया है सिल्वर का, सिल्वर का रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन ही दिया है तो साइन नहीं बदलेंगे, बिना साइन बदले 0.8 रखेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1.54 वोल्ट। 0.06 भी आंसर तुम्हें ऑप्शन में दिया होगा, 0.06 भी तुम्हें आंसर ऑप्शन में दिया होगा। इस बात को समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो बच्चा कि जड़ी नहीं है, क्वेश्चन हमेशा तुम्हें स्पॉन्टेनियस सेल बना के दे, जड़ी नहीं है क्वेश्चन हमेशा तुम्हें स्पॉन्टेनियस सेल दे। तो जो तुम फॉर्मूला बोल रहे थे रोशन, बड़े माइनस छोटा करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, वो तब के लिए जब सेल तुम्हें खुद से बनानी, अभी आगे स्पॉन्टेनिटी का सेक्शन आएगा। बट क्वेश्चन ने अगर रिप्रेजेंटेशन दिया है तो सेल पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। हम रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि ये कैथोडिक है ये एनोडिक है, कैथोडिक माइनस एनोडिक करेंगे, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। यही सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं। एक और गलती जो मुझे दिखी तुम्हें करते हुए, वो जो तुम कर रहे हो उससे भी 0.06 आएगा, ये जीरो हम खा जाते हैं। एक गलती ये भी होती है कि हम ये वाला जीरो खा जाते हैं, 0.06 को 0.6, तो प्लस माइनस करने की ये भी एक गलती होती है। थोड़ा सा ध्यान रखो, डेसिमल के बाद जीरो नहीं खाना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब चलो, अब मैं तुम्हें गिब्स एनर्जी समझाता हूं ताकि हम समझ सकें कि भाई स्पॉन्टेनिटी कैसे पहचानते हैं, क्या कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले समझो गिब्स एनर्जी क्या होता है।
तो गिव्स एनर्जी का मतलब है किसी भी सेल से, किसी भी सिस्टम से मिलने वाला यूजफुल वर्क। ये क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में आता है। गिव्स एनर्जी का मतलब, गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब एनर्जी, या इसको प्रॉपर लिख लेते हैं डेफिनेशन, मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। अब यूजफुल वर्क का मतलब क्या है भैया? सुबह तुम उठे, सुबह उठ के तुमने सोचा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने की जगह तुमने इंस्टाग्राम चला लिया, ठीक है। फिर चलो तुम इंस्टाग्राम चलाते हैं, आंखें दर्द होगी, तुमने कहा चलो हम थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। सोने की जगह तुम बैठ के गेम्स खेलने लगे। फिर तुम गेम खेलते खेलते थक गए, तुमने कहा चलो अब थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे। तुम दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले गए, और फिर जब तुम घूम घाम के आए तब तुमने आधे घंटे पढ़ाई की। तो सुबह से लेके पढ़ने तक के समय तक तुमने वर्क तो किया, एनर्जी तो कंज्यूम की, लेकिन जो यूजफुल पार्ट है वो सिर्फ आधे घंटे की पढ़ाई है, बाकी पार्ट वेस्ट है, रैंडम है। तो गिव्स एनर्जी वो पार्ट दिखाता है एनर्जी का जिसकी मदद से हम यूजफुल काम कर सकें। एंट्रोपी को हटा के दिखाता है। एंट्रोपी या रैंडमनेस को हटाने के बाद जो पार्ट बचता है उसको गिव्स एनर्जी कहते हैं। इसलिए जी बराबर होता है H-TS। एंट्रोपी वाला या रैंडमनेस वाली एनर्जी को हटाने के बाद जो एनर्जी बचती है उसको कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। और ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? कितना यूजफुल वर्क आएगा, ठीक है। दूसरी बात फिर से फिजिक्स की बात है। फिजिक्स की बात है, ये तुमने पढ़ा है कि एक बैटरी लगी है V वोल्ट की। बैटरी के टर्मिनल से Q चार्ज अगर निकला और दूसरे टर्मिनल में उतना ही चार्ज जाएगा। यानी अगर बैटरी ने सर्किट में Q चार्ज फ्लो करवाया, बैटरी ने सर्किट में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराया, तो वर्क डन बाय बैटरी Q टाइम्स ऑफ वोल्टेज होता है या नहीं होता है? वोल्टेज बेसिकली क्या है? जूल पर कूलाम। ये तो पिछली क्लास में समझाया था। वोल्टेज बेसिकली क्या है? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम का मतलब कूलाम से मल्टीप्लाई कर दो, जूल बन जाएगा। तो वर्क डन होता है Q टाइम्स ऑफ विथ। अब मान लो एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल E है, इससे n मोल्स इलेक्ट्रॉन निकले। हम तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करें, केमिस्ट्री में Q को Q ले ही नहीं रहे, हम बात करें इलेक्ट्रॉन की। तो अगर एक बैटरी है जिसका E वोल्टेज है और n मोल इलेक्ट्रॉन निकले, तो चार्ज कितना निकला? इस बैटरी से चार्ज कितना फ्लो किया? N इंटू एफ। क्यों भाई N इंटू एफ? क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही 1 फैराडे होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही 1 फैराडे होता है, ठीक है। और वोल्टेज कितना है? E। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? Q टाइम्स ऑफ V, यानी Q मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। Q मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज वर्क डन होता है। और वो वर्क डन आएगा कहां से? गिव्स एनर्जी से। तो इसीलिए हमें रिलेशन मिल जाता है, गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेल वोल्टेज। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेल वोल्टेज, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेल वोल्टेज। और अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें, माइनस NF इंटू E। ये फॉर्मूला तुम हाफ पोटेंशियल पे भी लगा सकते हो, और ये फॉर्मूला तुम कंप्लीट पोटेंशियल पे भी लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखते हैं बच्चे, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE। थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसका कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे। वो बैकग्राउंड थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स और थोड़ा सा फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, कि कभी भी अगर V वोल्ट से Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, जो वर्क डन आता है, वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज होता है। एंड फैराडे इज बेसिकली चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे n मल्टीप्लाइड बाय इतना चार्ज। 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे का चार्ज, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है 3 फैराडे का चार्ज, 4 मोल इलेक्ट्रॉन है 4 फैराडे का चार्ज, n मोल्स इलेक्ट्रॉन है तो n फैराडे का चार्ज। कितना? n फैराडे। अब बात करते हैं कि अगर कोई प्रोसेस बच्चों स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए डेल्टा G होना चाहिए नेगेटिव, राइट।
डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। अब यहां पे देखो ये निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव साइन पहले से ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो अगर ये निगेटिव हुआ तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा, ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव निगेटिव रखेगा। तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाए, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वोल्टेज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो अभी तक हम स्पॉन्टेनिटी को डेल्टा जी से समझते थे, अब हम स्पॉन्टेनिटी को वोल्टेज से समझ सकते हैं। यानी जो भी सेल पॉजिटिव है वो स्पॉन्टेनियस है, तो वो बन गई गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस होती हैं। और जो भी सेल निगेटिव है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी वो बन गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो बन गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो बन गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो जरा पीछे आते हैं, इधर देखो वोल्टेज कैसा आया यहां पे? वोल्टेज आया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब ये वाली वैल्यू गैल्वेनिक सेल दी है बना के। ये तुम्हें कौन सी सेल दी है? गैल्वेनिक सेल बना के दी है। गैल्वेनिक सेल का मतलब वोल्टेज कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसमें देखो निगेटिव आया, निगेटिव का मतलब ये कौन सी सेल दी है? ये तुम्हें नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दी है। इसीलिए मैंने अभी पीछे ये बोल रहा था कि भैया अगर तुम्हें सेल बना के दी है तो जरूरी नहीं है सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आए, वो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अगर सेल तुम्हें खुद से बनानी है तो खुद से तो भाई स्पॉन्टेनियस ही बनेगा ना। खुद से बनानी है तो पॉजिटिव वैल्यू बनाओगे, खुद से बनानी है तो पॉजिटिव वैल्यू बनाओगे। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनिक सेल का भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम किसी भी सेल में ये बात से रिजल्ट पे पहुंच सकते हो कि वोल्टेज पॉजिटिव होने का मतलब प्रोसेस का आसान होना है। रिडक्शन का वोल्टेज पॉजिटिव है तो रिडक्शन आसान, ऑक्सीडेशन का वोल्टेज पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन आसान। बहुत बढ़िया घनश्याम, हाँ घनश्याम बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में 151, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं रोशन, थोड़ा सा बैक में जाके देख लेना, ये रिलेशन समझाया है गिब्स एनर्जी और पोटेंशियल का। गिब्स एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन समझाया, एक बार समरी दे देता हूं। समरी ये है कि जहां भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज हमें वर्क डन देता है और यूजफुल वर्क डन हमें डेल्टा जी देता है। ठीक है, पहले इसको समझ लो रोशन, तो वो समझ में आ जाएगा। डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो ई को पॉजिटिव आना चाहिए, यानी ई पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, ई निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन तुम्हें कैसी भी सेल बना के दे सकता है। क्वेश्चन तुम्हें कैसी भी सेल बना के दे सकता है। सेल बना के दी है तो कैथोड एनोड माइनस करेंगे। वो निगेटिव आया इसका मतलब जो क्वेश्चन ने सेल दी है वो इलेक्ट्रोलाइटिक दी है। वो पॉजिटिव आया इसका मतलब जो क्वेश्चन ने सेल दी है वो गैल्वेनिक दी है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर सेल में पॉजिटिव आए, हमें अपने फॉर्मूले को समझ के सही से वैल्यू रखनी है। कैथोड का रिडक्शन तो साइन बदल के रखा, एनोड का रिडक्शन साइन बिना बदले रखा, साइन बदल के रखा। कैथोड का रिडक्शन साइन बदल के रखा, एनोड का रिडक्शन साइन नहीं बदलने की जरूरत है क्योंकि रिडक्शन दिया तो बिना साइन बदले रखा। तो अपने आप जैसा भी आंसर आए पॉजिटिव नेगेटिव उससे सॉल्व करेंगे, जैसा भी आंसर आए पॉजिटिव नेगेटिव उससे सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात रोशन? घनश्याम, और फिर अभी कैसा चल रहा है? आगे का प्लान बन गया? चलो हम बात करेंगे घनश्याम अलग से, आई थिंक तुम कॉल भी कर रहे थे तो अलग से बात करते हैं घनश्याम आज तुमसे, ठीक है? बट सुन के अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, तुमने मेहनत बहुत की है, जैसा तुम बता रहे हो ग्रोथ, तो उस हिसाब से भाई मेहनत बहुत की है। 200-300 मार्क्स से 600-700 तक पहुंचना बहुत मेहनत लगती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू है बच्चे -NFE। अब कुछ बातें समझाने जा रहा हूं वो समझना, ध्यान से समझना। रोशन, रिप्रेजेंटेशन में जो भी लेफ्ट साइड है, सॉल्ट ब्रिज के जो भी लेफ्ट साइड है वो एनोड, सॉल्ट ब्रिज के जो राइट साइड है वो कैथोड। रिप्रेजेंटेशन में जो भी लेफ्ट साइड है वो एनोड, जो भी राइट साइड है वो कैथोड, ऐसे पहचानेंगे। वैल्यू में
अगर सॉलिड रॉड पहले लिखी है तो वो ऑक्सीडेशन की वैल्यू है, सॉलिड सरफेस बाद में लिखी है तो वो रिडक्शन की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूं तुम्हें थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा, वरना इस चैप्टर में छोटी मोटी गलतियां हो जाएंगी और वो छोटी मोटी गलतियां भारी पड़ जाएंगी। जैसे सेल पोटेंशियल में मैंने थॉट क्या डेवलप कराई, वो थॉट समझो। थॉट ये है, एनोड कैथोड को पहचानो, जो वैल्यू दी है उसके टाइप को पहचानो, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट को पहचानो, फिर वैल्यूज को पुट करो। ये थॉट डेवलप करो तो कभी भी गलती नहीं करोगे सेल निकालने में, कभी भी गलती नहीं करोगे सेल का पोटेंशियल निकालने में। थॉट को जब तक नहीं पहचानोगे गलतियां होती रहेंगी, प्लस माइनस की छोटी मोटी गलतियां। भी नेक्स्ट इक्वेशन बताऊंगा क्या गलती होती है। दूसरी बात, डेल्टा जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? डेल्टा जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड E इज बेसिकली वोल्टेज। सो हम ये भी कहते हैं जो E होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इस बार असर्शन रीजन भी आया था नीट 2023 में, इस बेसिस पे एक असर्शन रीजन भी आया था कि जो हमारे सेल पोटेंशियल है, जो वोल्टेज होता है वो इंटेंसिव होता है, बट जो एनर्जी है वो एक्सटेंसिव होता है। इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, क्या समझाना चाहा गया है यहां पे। जिंक का मान लो ऑक्सीडेशन हुआ और इसमें वोल्टेज आया 0.76 वोल्ट, वोल्टेज आया 0.76 वोल्ट। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी आ जाएगा, डेल्टा जी माइनस एन, एन कितना है 2, एफ वोल्टेज कितना है 0.76, ठीक है 0.76। अब तुमने इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शन बन गया 2 जिंक ट्वाइस ऑफ जिंक 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब तुमने रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री चेंज हो गई, अमाउंट चेंज हो गए। इंटेंसिव का मतलब अमाउंट इंडिपेंडेंट और एक्सटेंसिव का मतलब मास डिपेंडेंट। तो जब तुमने रिएक्शन बदली तो ध्यान से देखो एन बदला है, ध्यान से देखो ये एन बदल गया है, एन बदल गया है, ई नहीं बदलेगा। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, ई अभी भी 0.76 वोल्ट ही रहेगा, ई अभी भी 0.76 वोल्ट रहेगा, लेकिन जो डेल्टा जी है वो भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एन हो गया 4 एफ और पोटेंशियल रहा 0.76, यानी डेल्टा जी पुरानी वैल्यू का 2 टाइम्स हो गया। तो ये कहने का मतलब है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, यानी अगर तुम रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री को बदलोगे, रिएक्शन में मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किसी नंबर से, उस रिएक्शन का वोल्टेज कभी नहीं बदलेगा, लेकिन उस रिएक्शन का डेल्टा जी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने से एन और एन से डेल्टा जी, ये दोनों आपस में जुड़े। फॉर्मूला देख के लगेगा ई और डेल्टा जी बदलने चाहिए, लेकिन ई अलग प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी अलग प्रॉपर्टी है। ई वोल्टेज को दिखा रहा है, डेल्टा जी एनर्जी को दिखा रहा है। तो जब तुम रिएक्शन को बदलते हो तो एन बदलता है, ध्यान से देखो रिएक्शन को बदला, एन बदला, एन बदलेगा तो डेल्टा जी बदलेगा, एन बदलेगा तो डेल्टा जी बदलेगा। समझ पाए? दूसरी बात, बच्चा इस क्वेश्चन में जहां फंसता है, बच्चे इस क्वेश्चन में जहां फंसते हैं वो है एन कैलकुलेट करने में। एन क्या दिखा रहा है? एन दिखा रहा है टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन दिखा रहा है टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन which are flowing in the circuit, which are flowing in the circuit, and it is totally different than n factor. n factor is different, it's different. तो बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं कि वो n को n फैक्टर समझ लेते हैं, कंफ्यूज होते हैं, सर कहां पे n फैक्टर लेना है, कहां पे n लेना है। तो जहां मैं n लिख रहा हूं वहां ऑब्वियसली n, जहां n फैक्टर आएगा पूरा पूरा n फैक्टर लिखा जाएगा ताकि तुम समझ सको। तो n का मतलब क्या है? सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। मान लो मैं एक रिएक्शन दे दूं, बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में अलग अलग जगह आ चुकी है। मैं कहूं बेटा इसका E इतना है, इसका इस रिएक्शन का E इतना इतना है, इसका डेल्टा जी फाइंड करो, या कह दो इसका डेल्टा जी इतना इतना, इसका E फाइंड करो। मतलब बेसिकली E दिया है डेल्टा जी दिया E, इन दोनों को एक दूसरे की फाइंड करना तो n की जरूरत तो पड़ेगी,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो पड़ेगी। अब समझना, एल्यूमिनियम +3 रिड्यूस हो रहा है 0, रिड्यूस हो रहा है 0, राइट। कार्बन 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है +4, दोनों काम हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यानी ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। हाफ रिएक्शन में सिर्फ एक ही काम होता हुआ दिखेगा, दोनों काम होता हुआ दिख रहा है तो कंप्लीट सेल रिएक्शन है। चाहे इसके एनोड से निकालो चाहे इसके कैथोड से निकालो, एन सेम आएगा। बैलेंस इक्वेशन में यही तो फायदा है। एल्यूमिनियम है कैथोड वाला पार्ट, तो कैथोड में देखो क्या चेंज हो रहा है, एल्यूमिनियम +3 से रिड्यूस कर रहा है एल्यूमिनियम 0 में। एनोड पे क्या चेंज हो रहा है, कार्बन 0 से ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बन +4 में। एक एल्यूमिनियम के लिए चेंज कितने का हुआ, एक एल्यूमिनियम के लिए चेंज हुआ 3 का। ये मत सोचो कि किसने कितने गेन किए किसने कितना लॉस किया। एक कार्बन के लिए चेंज कितने का है, एक कार्बन के लिए चेंज है 4 का, एक कार्बन के लिए चेंज है 4 का। अब समझो एल्यूमिनियम है कितने यहां पे 4, टोटल मतलब सब मिला जुला के क्या कहानी है। तो एक एल्यूमिनियम अगर 3 का चेंज करा है तो 4 एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 12। तो यानी सर्किट में 12 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन। पूरी रिएक्शन में कार्बन कितने, 3 कार्बन है दोनों तरफ, एक कार्बन के लिए 4 का चेंज है तो 3 कार्बन के लिए 3 × 4 अगेन 12 का चेंज होगा, तो एन कितना आ गया 12। तो चाहे तुम एनोड से निकालो चाहे तुम कैथोड से निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे। बस इतना ध्यान रखना, ये टोटल इलेक्ट्रॉन दिखाता है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन दिखाता है ना कि एक एटम का। एन फैक्टर एक मोल का इलेक्ट्रॉन दिखाता है, यही अंतर है एन फैक्टर और एन में। जितने भी मोल है सबके लिए दिखाता है, जबकि ये सिर्फ एक मोल के लिए दिखाता है। तो एन फैक्टर जब निकालना सिखा दूंगा तो एन फैक्टर से भी एन निकालने का तरीका है, एन फैक्टर से भी एन निकालने का तरीका। बट अभी के लिए ध्यान रखो कि एन का मतलब क्या है, सर्किट में फ्लो होने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन। एनोड से कितने इलेक्ट्रॉन निकले और कैथोड में कितने इलेक्ट्रॉन गए। जल्दी एक कॉमन सा क्वेश्चन है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है, कब आया है, आज से कुछ 1000 साल पहले तो नहीं है, ठीक है। रिएक्शन दी है तुम्हें, रिएक्शन दी है, सेल पोटेंशियल दिया है 0.24। पहली बात तो सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है, इससे तुम ये भी आइडिया लगा सकते हो, क्वेश्चन ने नहीं पूछा है बट ये भी आइडिया लगा सकते हो कि सेल स्पॉन्टेनियस है एंड दिस इज अ गैल्वेनिक सेल, दिस इज अ गैल्वेनिक सेल। हालांकि क्वेश्चन ने ये बात नहीं पूछी है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई गिब्स एनर्जी कितनी होगी, हाउ मच विल बी द गिब्स एनर्जी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। सीधा फॉर्मूला दिमाग में आएगा कि भैया गिब्स एनर्जी की वैल्यू के लिए डेल्टा जी होना चाहिए -NFE सेल, -NFE नॉट। पूरी रिएक्शन का डेल्टा जी चाहिए तो पूरी रिएक्शन का ई, एनोड का डेल्टा जी चाहिए तो एनोड का ई, कैथोड का डेल्टा जी चाहिए तो कैथोड का ई। ठीक है, ये बात तो सर समझ में आ गई, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट। अब अगर देखें तो ई हमको पता है, एफ हमको पता है, हमको पता का नहीं, हमको पता नहीं है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं पता है। देखो +3 +2 रिडक्शन कैथोड, -1 0 ऑक्सीडेशन एनोड। चाहे कैथोड से निकालो चाहे एनोड से, कैथोड से निकाल लो, कैथोड पे कितने आयरन है, टोटल मिला के 2 आयरन है भाई। एक आयरन के लिए चेंज कितना हुआ, +3 से +2 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो 2 आयरन के लिए कितना हुआ 2, ये आ गया इसका एन, ये आ गया इसका एन। कुछ बच्चे एन फैक्टर 1 लेके निकालते हैं, आंसर देखो 23 23 का दुगना 46, 23 23 का दुगना 46, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हर तरह से वही कॉमन ऑप्शन बनते हैं जो तुम गलतियां कर सकते हो, वैसा ही ऑप्शन बनता है जैसी तुम गलतियां कर सकते हो। तो डेल्टा जी नॉट हमको चाहिए, एन की वैल्यू पहले माइनस साइन फॉर्मूले का 2, फैराडे की वैल्यू 96500 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट कितना है 0.24। ठीक है, ये सब कुछ एसआई यूनिट में तो आंसर आएगा जूल में। ये अगली गलती, पहले प्लस माइनस एन की गलती, अब अगली गलती किलो जूल, और अभी हमने निकाला जूल, तो जूल को किलो जूल कैसे बनाओगे, 0.24 × 2 ये 0.48 हो गया,
इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 1 लाख, 96,000 का अप्रोक्सीमेशन 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से डिवाइड क्यों किया, किलो जूल में बदलने के लिए, जूल पर मोल अब बदल गया किलो जूल। 1 2 3 1 2 3 लगभग लगभग जीरो ज्यादा ले लिया क्या हमने, ठीक है, 3 जीरो कटे 2, अच्छा 2 जीरो बचे, सही तो है, माइनस 0.48 बन गया माइनस 48 किलो जूल पर मोल। इससे थोड़ा सा कम ही आएगा आंसर, आंसर हो गया ऑप्शन बी, आंसर हो गया ऑप्शन बी। समझ में आई बात? तो डेल्टा जी और ई नॉट को जब भी रिलेट करोगे एक ही प्रॉब्लम फंस सकती है, वो है एन की प्रॉब्लम, वो है एन की प्रॉब्लम। और उसका सोल्यूशन क्या है, एनोड या कैथोड किसी से भी एन निकाल लो, उसका सोल्यूशन सिंपल सा है, एनोड या कैथोड किसी से भी एन निकाल लो। अब आता है बच्चों नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन गैल्वेनिक सेल में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्वेश्चन आए हैं इससे, क्वेश्चन इससे बहुत आए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दो आए हैं, बहुत आए हैं इसको, लेकिन फिर भी मैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा। सेकंड मोस्ट इसलिए क्योंकि इससे भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और वो इससे ज्यादा आसान है, इससे कम टाइम लेती है। नर्स इक्वेशन को समझ लो क्या होती है। नर्स इक्वेशन बेसिकली एक रिलेशन है पोटेंशियल और कंसंट्रेशन का, पोटेंशियल और कंसंट्रेशन का। इसके अलग अलग रूप हैं, इसके अलग अलग रूप हैं। पहला रूप है E बराबर ई नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ एल एन क्यू, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ एल एन क्यू। अब अगर तुम यहां पे एल एन को लॉग बनाना चाहो तो इसका दूसरा रूप आ जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग क्यू। एल एन मतलब बेस ई है, लॉग मतलब बेस 10 है, एल एन मतलब बेस ई है, लॉग मतलब बेस 10 है। अब यहां पे वैल्यू क्या है, ई नॉट तुम्हें पता है स्टैंडर्ड वोल्टेज, ई पता है तुम्हें नॉर्मल वोल्टेज, आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर क्या है भैया, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। सर जूल वाला क्यों रख रहे हैं, सर जूल वाला ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बाकी सब एसआई यूनिट में होने वाला है। दिस इज इन वोल्ट, ये भी कैसा है, वोल्ट में। तो बाकी सब कुछ एसआई यूनिट में है, तो आर की वैल्यू भी एसआई यूनिट में आएगी। टेम्परेचर क्या है, टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल टी हमेशा एब्सोल्यूट दिखाता है। रूम टेम्परेचर हम मान के चलेंगे दैट विल बी 298 केल्विन। एफ क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसको फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसको फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम पर मोल अप्रोक्सीमेटली। इसको तुम 1 लाख ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इसको तुम 1 लाख ले सकते हो। एन क्या है, एन है वही जो डेल्टा जी वाले फॉर्मूले में था, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, एन इंटू एफ का मतलब चार्ज लिखा गया है, एन इंटू एफ का मतलब चार्ज लिखा गया है। क्यू क्या है, क्यू कहलाता है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट जिसकी वैल्यू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होती है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट या आरएचएस अपॉन एलएचएस। एक अच्छी बात ये, मतलब ये वही इक्विलिब्रियम की तरह लिखा जाता है। अगर क्यू में कोई भी गैस का टर्म है तो उसके लिए सीधे उसका पार्शियल प्रेशर लिखा जाएगा। जैसे इक्विलिब्रियम में केपी केसी अलग अलग होते हैं, यहां पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं, वो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिखा जाएगा। अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन का टर्म है, तो उसके लिए सीधे उसकी मोलैरिटी लिखी जाएगी,
यानी कॉन्सेंट्रेशन। तो Q में ऐसा नहीं है कि तुम प्रेशर या मोलैरिटी एक को ही रख सकते हो, दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो। सारी नोन वैल्यू रख दी जाए, सारी नोन वैल्यू रख दी जाए, तो नस्ट इक्वेशन का एक तीसरा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूप आता है। तीसरा रूप क्या आता है? E इज इक्वल टू ई नॉट, सारी वैल्यू रखने के बाद बचता है 0 पॉइंट, ध्यान रखना ये गलती होती है भाई, ये गलती होती है, 0.0591 डिवाइडेड बाय n log q, डिवाइडेड बाय n log q, डिवाइडेड बाय n log q। समझ में आई बात? यहां पे 2.303 पता, r पता, t पता, f पता, सबकी वैल्यू रखने के बाद इतना बनेगा, सबकी वैल्यू रखने के बाद इतना बनेगा। क्लियर है सबको? तो देखो 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 इसको और बात को समझते हैं। नस्ट इक्वेशन का फायदा क्या है? तुम्हें अलग अलग कंसंट्रेशन पे E की वैल्यू मिल सकती है, और इसकी खूबी क्या है कि इसे तुम हाफ सेल या पूरी सेल दोनों पे लगा सकते हो, हाफ सेल या पूरी सेल दोनों पे लगा सकते हो। पहले मैं तुम्हें नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करके दिखाता हूं, फिर इसके अलग अलग रूप दिखाऊंगा। पहले नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो मान लो मैं वही वाली सेल ले रहा हूं, जिंक, जिंक सल्फेट, सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर। किसी को भी सेल के रिप्रेजेंटेशन पे, किसी को भी सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल से एनोड कैथोड पहचानना, सेल की रिएक्शन लिखना, इसमें कुछ भी जानना सीखना हो, लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारे एग्जांपल से डिटेल में बताया है, तो वो जाके देख लो, फटाफट समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाके देख सकते हो। हमेशा किसी भी चैप्टर के पहले लेक्चर में सारी बेसिक बातें होती हैं जो उस चैप्टर में बार बार यूज होती हैं। केमिस्ट्री में तो मैं ऐसे ही करता हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन क्वेश्चन से नहीं पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन क्वेश्चन से नहीं पता चलेगा रोशन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालेंगे जैसे यहां पे सिखाया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन से निकालेंगे। रिएक्शन से कैसे निकाल रहे हैं? रिएक्शन में चेंज है +3 से 0 और 0 से +4। चाहे कैथोड वाले के लिए निकालो चाहे एनोड वाले के लिए, तुम्हें अपने आप सेम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एल्यूमिनियम का चेंज 3 का है, यानी एक एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जो भी करना है कर रहा होगा। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। पूरी रिएक्शन में एल्यूमिनियम के कितने एटम है? 4 एटम है। एक अगर कर रहा है 3 तो 4 करेगा 12। ठीक है, एक कर रहा है 3 तो 4 कर रहा है 12। समझ में आई बात? क्लियर? तो n जब भी निकालेंगे, n हमेशा चेंज को देख के निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। समझ में आया रोशन? रोशन समझ में आया? जैसे देखो अभी यहां से भी n निकालना दिखाता हूं, यहां से भी देखो n कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं सेल दिए तो हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। ये एनोड, लेफ्ट साइड वाला एनोड, राइट साइड वाला कैथोड। एनोड पे चेंज है 0 से +2 का, तो एनोडिक रिएक्शन हो गई जिंक सॉलिड, ये देगा जिंक 2 प्लस एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, है ना? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इसके पीछे वाली स्लाइड में आंसर कहां लिखा है? इससे पीछे ये लिखा है n इज टोटल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको रिएक्शन क्वेश्चन से नहीं निकाले, दो अलग अलग चीजें। दिस इज डिफरेंट और ये अलग है। Q और n अलग अलग है, ये n अलग से निकाला जाएगा, n अलग से निकाला जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी जो सेल रिएक्शन दिखा रहा हूं उसमें समझ में आओ। यहां जो n निकला है, यहां जो n निकला है वो इस रिएक्शन से निकला है। यहां पे जो n निकला है वो इस रिएक्शन से निकला है कि Fe+3 कन्वर्ट हुआ Fe+2 में। तो एक Fe के लिए चेंज है 1 का, एक Fe के लिए चेंज है 1 का। Fe कितने? Fe 2 है, तो 2 के लिए चेंज हो गया 2 × 1 का, 2 के लिए चेंज हो गया 2 × 1 का। तो n हमेशा अलग से निकाला जाएगा। देखो कैसे निकलता है, देखना। कैथोड पे क्या चेंज हो रहा है, देखो +1 से 0, तो कैथोडिक रिएक्शन आ गई Ag+1, इससे बना Ag। हाफ रिएक्शन में पहले एटम बैलेंस होते हैं और फिर चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाफ रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन तुम्हें सीधे सीधे दिखेगा,
हाफ रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें सीधे सीधे दिखेगा, है ना। हाफ रिएक्शन में तो पंगा ही नहीं है, जो भी चार्ज बैलेंस करोगे तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। वरना भी जो तुम्हें फैराडे लॉ में सिखाऊंगा तो वहां से n निकालना और आसान हो जाएगा। अब सेल रिएक्शन क्या होती है? सेल मतलब एनोड और कैथोड को जोड़ दो, तो एनोड कैथोड के इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। तो यहां पे सेल बनाने के लिए हम एनोड में कैथोड को जोड़ेंगे, लेकिन कैथोड को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, कैथोड को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये बन जाएगा जिंक प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 2 सिल्वर। रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी, जिंक बना 1 और सिल्वर बना 2। ये आ गई पूरी रिएक्शन। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम रिएक्शन खुद से बना रहे हो तो तुम डायरेक्टली भी एनोड कैथोड को जोड़ते समय देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए। जितने कैंसिल हुए उतने वही इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जो कैंसिल हुआ वही इलेक्ट्रॉन बनेगा, वरना तुम वैसे ही एनोड कैथोड से निकाल सकते हो। अब देखो, मैं चाहूं तो नर्स इक्वेशन सिर्फ एनोड पे लगाऊंगा, तो ये ध्यान रखो, E इज इक्वल टू ई नॉट 0.0591, सारी वैल्यूज तुम्हें 25 डिग्री सेल्सियस पे ही कैलकुलेट करनी है। यहां पे n कितना है? n है 2। n कितना है? n है 2 लॉग, इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं, जिंक का कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट 1 तो पावर 1 डिवाइडेड बाय, सॉलिड टर्म भी नहीं आएगा, तो सॉलिड टर्म नहीं आएगा, सॉलिड टर्म भी केसी केपी या रिएक्शन क्वेश्चन में नहीं आता है। आई बात समझ? दूसरी बात ध्यान रखना कि तुम जितने पार्ट की नर्स इक्वेशन लिख रहे हो पोटेंशियल उतने ही पार्ट का होगा। तुम सिर्फ जिंक का लिख रहे हो तो ये जिंक का एनोडिक यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और ये भी जिंक का ही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो तुम जितने पार्ट की रिएक्शन लिख रहे हो उतने ही पार्ट का पोटेंशियल लिखोगे। दूसरा देखो, अगर मैं नर्स इक्वेशन इस पे लगाऊं तो ये लगा रहा हूं सिल्वर के रिडक्शन पे, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का पोटेंशियल, सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 1 है। लॉग, प्रोडक्ट साइड में कोई भी ऐसा टर्म नहीं जो उसमें आएगा तो उसको हटा दो, तो प्रोडक्ट साइड में कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में, तो जो भी सॉल्यूशन के अंदर है उसका कॉन्सेंट्रेशन और जो भी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर। सॉलिड, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब रिएक्शन क्वेश्चन में नहीं आएंगे। अब मान लो मैं पूरी सेल पे लगाना चाहूं, पूरी सेल पे लगाना चाहूं तो पूरी सेल का पोटेंशियल, पूरी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0.0591 डिवाइडेड बाय, सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कैथोड के इलेक्ट्रॉन अलग से, एनोड के इलेक्ट्रॉन अलग से, सेल के इलेक्ट्रॉन अलग से। सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, ठीक है। और लॉग, लॉग जिंक प्लस 2 आएगा, पावर 1, सिल्वर नहीं आएगा, सॉलिड है, डिवाइडेड बाय Ag प्लस आएगा और Ag प्लस की पावर हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि इसके आगे 2 है तो जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा। अब जो जो वैल्यू गिवन है उन वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जो जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें हमेशा जब भी नर्स इक्वेशन लगानी हो, कभी भी सेल की बात हो तो पूरी सेल पे लगाओ, अलग अलग लगा के आगे जाने में फालतू में टाइम नहीं बर्बाद करना है। हाफ सेल की बात हो तो हाफ सेल पे लगाओ। ई नॉट सेल तुम्हें नहीं दिया होगा, ई नॉट सेल निकालोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड रिडक्शन वाला। तो सारी वैल्यू तुम्हें सोचनी है और सारी वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, सारी वैल्यू सोचनी है और सारी वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। एक और मैं तुम्हें एग्जांपल सिखाता हूं बच्चों, फिर क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। एक और एग्जांपल सिखा देता हूं, देखो मान लो एक सेल है, मान लो एक सेल है प्लैटिनम सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, HCl एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, FeSO4 नहीं वही AgNO3,
Ag सॉलिड। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला एनोड, राइट साइड वाला कैथोड। तो एनोड हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, H2 बदलेगा H+ में, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा 0 से +1। बैलेंस करते हैं एटम 2, चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गुड आफ्टरनून इंजीनियर साहब, क्या हालचाल है? एकदम समय देख के गुड आफ्टरनून बोलते हो तुम यार। सिल्वर में क्या हो रहा है? सिल्वर में हो रहा है Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन। वजह है कि बच्चों मैं यहां पे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं ताकि तुम एक एक बात को एब्जॉर्ब कर सको। थॉट डेवलप करना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बहुत जरूरी है। ये बना सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एनोड के साथ चिपका देंगे। तो सेल रिएक्शन आ जाएगी हाइड्रोजन प्लस ट्वाइस ऑफ Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 यहां, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2। यहां पे आया 2H+ और यहां पे आया 2Ag सॉलिड। 2Ag सॉलिड भैया, सॉलिड, ठीक है। अब मान लो मैं पूरी इसी रिएक्शन पे नर्स्ट इक्वेशन लगाना चाहता हूं। बेटा फिफ्थ अटेम्प्ट का तो देखो बहुत सारी फिर थॉट्स हैं कि तुम अगर फिफ्थ अटेम्प्ट देना चाहते हो, 5वां अटेम्प्ट, तो पहले अटेम्प्ट में जो गलती हुई क्या वो सुधार सकते हो इस अटेम्प्ट में? मैं बहुत डायरेक्ट बात बोलूंगा, अगर तुम 5वां अटेम्प्ट दे रहे हो तो तुमने यानी बहुत साल पढ़ चुके हो 11 12 की चीजों को रिपीटेटिव। कुछ ना कुछ एक ऐसी कॉमन गलती जो हर साल में कर रहे हो, उस गलती को आइडेंटिफाई करो कि भाई किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि इस बार तुम उस गलती को सुधार सकते हो तो 5वां अटेम्प्ट दो, वरना मैं तो कहूंगा कि जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है तुम्हारे पास उसको करो, जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है उसको करो। अब इस पे हम लगा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन। इतना पार्ट तो डायरेक्टली लिख देते हैं, इतना पार्ट तो डायरेक्टली लिख देते हैं। अब समझो लॉग, लॉग H+ कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। सिल्वर नहीं आएगा, हाइड्रोजन के लिए देखो यहां पे प्रेशर आ रहा है। हाइड्रोजन गैस है तो गैस के लिए क्या आएगा? प्रेशर। गैस का आयोनाइजेशन नहीं करेंगे, गैस का आएगा प्रेशर, ठीक है। गैस का आएगा प्रेशर। अच्छा है, तो फिर मतलब हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम साइड साइड, जैसे कई सारे बच्चे मैंने देखे जो साइड साइड BDS या छोटे मोटे कोर्स की तैयारी कर, मतलब एडमिशन ले लेते हो फिर उसके साथ साथ ड्रॉप करते हैं। तो आई थिंक वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है कि एक कोर्स साइड बाय साइड चलता रहे और देन तुम उसके साथ नीट की तैयारी करते रहो। सिर्फ अब 5वें अटेम्प्ट में सिर्फ नीट के भरोसे अपना एक और साल बर्बाद करना, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि, मुझे लगता है शायद ऐसा लगता है कि तुम्हारी फिजिक्स में प्रॉब्लम है। आई डोंट नो इफ आई एम राइट कि फिजिक्स की वजह से हर बार सिलेक्शन रुका है या हर बार केमिस्ट्री की वजह से रुका है, ऐसा होता है। बायो आई थिंक तुम्हारी अच्छी होगी, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, और मेरा डाउट है फिजिक्स पे, उसमें दिक्कत हो रही है। Ag+ का स्क्वायर, Ag+ का स्क्वायर, तो ये बन गई अपनी नर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई अपनी नर्स्ट इक्वेशन। जो जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू उन जगह पे रखी जाएगी। ये कंसंट्रेशन, ये प्रेशर, प्रेशर ATM या बार यूनिट में ही रखा जाएगा, ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, ये सब क्वेश्चन में दिया होगा, सारी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से और आंसर निकालेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छे से आंसर निकालेंगे। तो ये हो गया नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन। ये हुआ नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन कि कैसे तुम नर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, कैसे तुम नर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। अगली बात देखो, नर्स्ट इक्वेशन है E = E0 माइनस ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन, राइट। और डेल्टा G = होता है -NFE। तो अगर पूरी नर्स्ट इक्वेशन में तुम N × F से मल्टीप्लाई कर दो
तो E बन जाएगा माइनस एन इंटू एफ से मल्टीप्लाई कर दो तो E बन जाएगा डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई नॉट बन जाएगा डेल्टा जी नॉट, माइनस माइनस प्लस ये माइनस प्लस एन एफ कटा 2.303 आर टी लॉग क्यू। मुझे लगता है ऐसी इक्वेशन तुमने कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में भी देखी है, कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में भी देखी है। इक्विलिब्रियम जब आता है तो इक्विलिब्रियम पे यूजफुल वर्क यानी डेल्टा जी 0 हो जाता है और रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। डेल्टा जी 0 है तो ई ऑफ सेल भी कितना हो जाएगा 0। अगर डेल्टा जी 0 है तो ई ऑफ सेल भी कितना हो जाएगा 0। अगर तुम ये बात रख दो तो ये वाली इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी E0 E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाय n log k। इस इक्वेशन की मदद से E नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, E नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इधर अगर डेल्टा जी को 0 रखते हो तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। ये इक्वेशन 11th थर्मोडायनेमिक्स में एंड में लिखी हुई है, 11th थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी में एंड में लिखी हुई है, डेल्टा जी नॉट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन। फिर से मैं बोलूंगा माइनस प्लस साइन का ध्यान रखो, माइनस प्लस साइन का ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। माइनस और प्लस साइन का ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं, तुम्हें ई नॉट गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। क्या रिलेशन यूज करोगे? ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देख सकते हो 2019 के मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन दिखाए, अभी एक ही चैप्टर से एक ही साल में 2 क्वेश्चन तो मैंने अभी दिखा दिए। तो इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग यही करेंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में है, जैसे ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, सेम क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन बड़ा जरूर लगा है लेकिन क्वेश्चन डरावना नहीं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो अगली क्लास में बच्चों हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ होमवर्क है। ये जो भी क्वेश्चन नोट्स में है तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, इनको ट्राई करके आओ ताकि जब हम अगली क्लास में इनको डिस्कस करें तो तुम्हें मजा आए और समझ में आए। इन क्वेश्चन को ट्राई करके आओ, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तो समझ में भी आएंगे क्वेश्चन, मजा भी आएगा और गैल्वेनिक सेल पे कमांड भी बढ़ेगी और गैल्वेनिक सेल वहीं पे खत्म करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। उम्मीद करता हूं तुम्हें सेशन समझ में आया हो, सेशन में मजा आया हो, सेशन में पढ़ के अच्छा लगा हो। तो अगला सेशन भी हम 11 बजे ही मिलते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।